तिब्बत के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है और देखना यह है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इसको किस प्रकार से लेती है, किस प्रकार से रिएक्ट करती है, क्योंकि बहुत समय की जो मांग थी तिब्बत की, उसके ऊपर अमेरिकी संसद ने मुहर लगाई है। खबर यह है कि अमेरिकी संसद के अंदर बाई पार्टीशन रेजोल्यूशन पास हो चुका है ऑटोनोमस तिब्बत के फेवर में। बाई पार्टीशन रेजोल्यूशन का मतलब दोनों जो पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों की दोनों, यानी कि ट्रंप और बिडेन, दोनों वाली पार्टियों ने इस चीज के ऊपर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों इस वाले रेजोल्यूशन के लिए वैचारिक रूप से एक दूसरे के साथ हैं, और वो रेजोल्यूशन क्या है उसको भी आप समझिए। तो रेजोल्यूशन अब रिजॉल्व्ड लिख दिया गया है और जो कहता यह है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अमेरिका जो संसद है वो रिकॉग्नाइज करता है कल्चरल, रिलीजियस और जेन्युइनली ऑथेंटिक तिब्बत जो है उसके साथ में अमेरिका और तिब्बती लोगों के बीच में रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी कि धार्मिक सिग्निफिकेंस को वो मान्यता प्रदान करते हैं। और साथ ही के अंदर 14th दलाई लामा, जिनको कम्युनिस्ट चाइना एक तरीके से आतंकवादी घोषित करता है, उसको अमेरिकी संसद ने ग्लोबल पीस और नॉन वायलेंस के लिए रिकॉग्निशन दिया है। यानी कि एक तरीके से समझा जाए तो शांति के दूत की तरीके से उनको रिकॉग्निशन दिया है, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उग्रवादी हमेशा कहती रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि जो निष्कासित सरकार इंडिया के अंदर चल रही है, उनको बुलावा भेजा गया है फॉर्मली। यह इतनी बड़ी बात है कि चाइना वाले डिप्रेशन में आके कुछ उल्टा सीधा कर ही ना बैठे। 2 ही दिन पहले चाइना के ऑफिशियल अकाउंट से अमेरिका के ऊपर टिप्पणी की गई थी और उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से रेसिज्म फैला हुआ है उसके ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं देता। चाइना और पाकिस्तान एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते रहते हैं, वो दूसरों के ऊपर जो मिलता है उसके ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तुम्हारे यहां ये समस्या है, तुम्हारे यहां ये समस्या है, और ह्यूमन राइट्स का सबसे अपने आप को बड़ा पुरोधा मानते हैं, जबकि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करना, ह्यूमन राइट्स के ऊपर प्रहार करना, इस प्रकार की हरकतें चलती रहती हैं। 2 दिन पहले चाइना ने यह कहा था, अमेरिका के ऊपर टिप्पणी की थी, और 2 ही दिन बाद में यह रिजल्ट आ गया है, जिसको सोच रहे हैं कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया है, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका में बहुत समय से चल रहा था और चाइना अपनी तरफ से बहुत फ्रस्ट्रेशन में आके उसने यह स्टेटमेंट दिया था। देखिए, सबसे पहले 28 मई इसी साल की यह खबर है, जिसके अंदर अमेरिका के अंदर एक लॉ मेकर यानी कि उनके सांसद ने फॉर्मली एक बिल पेश किया था, और उस बिल के अंदर कहा गया था कि तिब्बत को अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दे ताकि वहां पे व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके। मई से निकलकर जुलाई आ जाता है और अमेरिका के अंदर अनाउंसमेंट हो जाता है नए वीजा रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर चाइना के, यानी कि अमेरिकी संसद इसको सीरियसली लेना शुरू कर देता है और वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कुछ लोगों के वीजा लेने पर, जो कि चाइना से अमेरिका आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तिब्बत के अंदर इस प्रकार से हरकतें की है। माइक पॉम्पियो एक ट्वीट भी करते हैं और कड़े शब्दों के अंदर यह बात कह देते हैं कि पीआरसी ऑफिशियल्स को अमेरिका के अंदर वीजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो भी हमें तिब्बत के लोगों से बात करने में रोकते हैं। तिब्बत के लोगों से बात करने में रोकते हैं मतलब अमेरिका के लोग जो तिब्बत से बात करना चाहते थे, वहां पर एक अमेरिकी एक एम्बेसी थी, उसको चाइना ने शट डाउन करा दिया था। आपको यह ध्यान होगा कि अमेरिका के अंदर भी चाइना की एक एम्बेसी को बुरी तरीके से बंद करा दिया गया था और उनको अल्टीमेटम दे दिया गया था वहां से बाहर निकलने का। बाद में चाइना ने एक चाल चली थी और उन्होंने ऐसी एम्बेसी अमेरिका की बंद करवा दी थी जो कि तिब्बत से और शिनजियांग यानी कि एक और जहां पे वीगर मुस्लिम रहते हैं, वहां से जो कनेक्शन था और उनसे वो बातचीत कर सकते थे। अब ये शिनजियांग और तिब्बत दोनों के दोनों अलग कंट्रीज हुआ करती थी, जिसको समय के साथ के अंदर चाइना की गुंडा पार्टी ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो 8 जुलाई को ये जो खबर छपती है और साथ ही के अंदर जो ट्वीट आता है माइक पॉम्पियो का, उसी के कुछ दिन बाद में प्रोटेस्ट हो जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर कई अन्य लोग भी शामिल हो जाते हैं। तिब्बत का साथ देने के लिए इंडियंस और ताइवानीज भी साथ में पहुंच जाते हैं, न्यूयॉर्क की एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि यह बिल्कुल सही काम है और चाइना को इस प्रकार की हरकतों का जवाब मिलना ही चाहिए। वहां पे सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का मामला शुरुआत होता है, जो इंडिया में इस समय काफी ज्यादा फैला हुआ है। मई और जुलाई से लेके अब अक्टूबर में आ जाते हैं और अक्टूबर में चाइना अपना बहुत भयंकर गुस्सा दिखाता है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, और वो कहता है कि अमेरिका की तरफ से तिब्बत के लिए जो ह्यूमन राइट्स का एनवॉय यानी कि काफिला जो तैयार किया गया है, उससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब ये जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है, इसके बारे में भी एक शॉर्ट हिस्ट्री आप जान लीजिए कि चाइना के अंदर जो गुंडा पार्टी यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने क्या किया था। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की हमेशा कहती रहती
कहती है कि जितना भी एरिया जो किंग डायनेस्टी के दौरान था वो सारा का सारा हम धीरे धीरे करके वापस रिक्लेम करेंगे। मतलब यह है कि ये जो एरिया है मंगोलिया का, उसके साथ के अंदर यहां पर जो ये एरिया दिखाई दे रहा है रशिया का, और साथ ही के अंदर यहां पर भी जो कुछ एरिया है इंडिया का, इस सबको चाइना अपनी विरासत समझता है। और इसी के दौरान यहां पर जो तिब्बत था उसको भी चाइना ने कब्जे में ले लिया था, और साथ ही के अंदर ये जो एरिया शिनजियांग है जहां पे उइगर मुस्लिम्स रहते हैं उसको भी कब्जा कर रखा है। यानी कि है चाइना का कुछ भी नहीं इसमें। यह बात भी यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चीन के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो वहां की आधिकारिक गवर्नमेंट नहीं है, उसकी जगह रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि इस समय ताइवान है वो ही असली चीन के शासक थे। ये तो गुंडा पार्टी है जो कि रशिया के सपोर्ट से इन्होंने अपने पावर के ऊपर आए थे। कुछ समय पहले हम नजर डालते हैं तो ये देखिए यहां पर जापान है, और इस जापान ने इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर जीत हासिल कर ली थी, और ये पूरा का पूरा एरिया उसी का था। 1931 के अंदर आप देख सकते हैं कि जापान ने कितना सारा जो एरिया है चाइना के अपने अंडर कर रखा था। इसके अलावा आपको दिख जाएगा कि यहां पर ताइवान है, ये भी जापान का हिस्सा हुआ करता था, और यहां पर ये जो ओकिनावा वगैरह जो छोटे मोटे से द्वीप हैं ये सारे के सारे जापान डायनेस्टी के अंदर ही एक प्रकार से आया करते थे। साथ ही के अंदर ये आपको जो कोस्टल एरिया के अंदर ये जो छोटी छोटी जगह दिखाई दे रही हैं जो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, ये सारी की सारी जापान की डेवलप करी हुई ही हैं। तो अगर इतिहास के ऊपर नजर डालते हैं तो चाइना की कुछ एक डायनेस्टी, छोटी सी एक डायनेस्टी थी, 300-400 साल का एक उनका कार्यकाल था। उस समय उन्होंने जिस जिस एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा था उस एरिया के ऊपर चाइना दोबारा से रिक्लेम करता है, मगर वो ये भूल जाता है कि उसके बाद के अंदर जापान ने तो उनको करीब करीब जितना भी इकोनॉमिक पावर था वो सब तो जापान के पास में था, तो जापान क्यों ना उसको रिक्लेम करने लग जाए जिस प्रकार से आप उसके पुरानी चीज को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हो। और उसके भी पुरानी चीज अगर देखी जाए तो वहां पर इंडिया के पास में भी तिब्बत का बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। मतलब इसके ऊपर कोई डिस्कशन का एंड नहीं है। और साथ ही के अंदर सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर ये जो जगह दिखाई दे रही है व्लादिवोस्तोक, ये रशिया की एक इंपॉर्टेंट जगह है जो कि एक समय में चिंग डायनेस्टी के दौरान चाइना की हुआ करती थी। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा रशिया के पास में है, मगर उसको चाइना कैसे लेगा? नहीं ले सकता, इतनी उसकी हैसियत है ही नहीं, और ना ही उसकी इतनी हैसियत है कि वो इंडिया के अंदर आकर कुछ गड़बड़ी मचाए, क्योंकि इंडिया के अंदर जब से वो आया है तब से ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तिब्बत का जो मसला था वो पूरे जोरों शोरों से उठ गया है। अब आज के समय में हम अगर देखते हैं तो ये जो जितना पूरा का पूरा एरिया है ये तिब्बत का एरिया है, और भारत का पड़ोसी तिब्बत है, चीन नहीं। साथ ही ताइवान के अंदर वो ओरिजिनल गवर्नमेंट थी जिसको जापान ने डिस्प्लेस किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में शंघाई से वो निकलकर ताइवान की तरफ चले गए थे। अब ये कामरेड जो हैं ये यहां पर रशिया का कुछ सपोर्ट लेके यहां पर आके उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, और आज ये अपना पूरा इस एरिया के अंदर गैंग चला रहे हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जापान ने चाइना के सामने सरेंडर नहीं किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जिस हिसाब से जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो गया था उसने हार गया था, और हारने के बाद में वो चाइना से विड्रॉ हो गया था। उसको चाइना वालों ने नहीं भगाया था, और चाइना के जो शासक थे वो उस समय काफी वीक थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पर जाकर कब्जा कर लिया और अपने हिसाब से लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करने लगे। उसके बाद में उनको जैसे बैठे बिठाए कुछ मिल गया था, उन्होंने मंगोलिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, शिनजियांग का बहुत बड़ा हिस्सा, करीब पूरा का पूरा हिस्सा, और साथ ही के अंदर तिब्बत के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, और किसी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ नहीं बोला। हाल ही के दौरान में इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ये बात बिल्कुल सरेआम कही थी, बिल्कुल ठोक बजा के कही थी। ह्यूमन राइट्स का इशू हो या कोई और इशू हो उसके ऊपर ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाए हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर उन्होंने एक सवालिया निशान लगा दिया था। उसके कुछ दिनों बाद में ये बाई पार्टीशन रेजोल्यूशन अमेरिका की तरफ से आ गया है। मतलब अमेरिका ने बोल दिया कि यूनाइटेड नेशंस माने या नहीं माने, हमारे यहां पर दोनों पार्टियां ये मानती हैं कि तिब्बत जो है ऑटोनोमस रीजन है, और दलाई लामा एक धार्मिक गुरु हैं, उनको इस प्रकार से जिस प्रकार से चाइना ने कर रखा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ट्रंप और बिडेन के बीच के अंदर चाइना के लिए कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा, उसका सवाल जो लोग सोच रहे थे उसका जवाब बिडेन के आने से पहले मिल गया है। दोनों पार्टीज कहती हैं कि चीन की दादागिरी अब बंद करनी पड़ेगी, और इंडिया वाले तो उसकी कर ही रहे हैं बंद। तो बधाई दे देते हैं दलाई लामा को सारे भारतवासी मिलके, क्योंकि वो शांति के असली दूत हैं। विश्व के अंदर उनकी सबको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी तिब्बत भाइयों को। जुले।